बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब की नाअहली का केस। ये कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक आर्डर जारी किया और फिर उसके बाद ये क्या सूरत हाल क्या है, इस केस का टेरियन वाइट से क्या ताल्लुक़ है, सीता वाइट से क्या ताल्लुक़ है, ये केस किसने किया था, कब किया था, वो साहब कौन हैं, वो साहब पहले कौन थे, अब कौन हैं, उस साहब को पीटीआई गवर्नमेंट ने, कप्तान ने कितनी बड़ी रिश्वत दी, ये वो सारा कुछ जो है ना आपके सामने बयान करना है। जनाब, बात ये है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा समाअत हुई और समाअत के लिए वो दोबारा मतलब मुकर्रर हुआ वो केस ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। वैसे ये केस जो है ना वज़ीर आज़म साहब की नाअहली से मुताल्लिक ये और भी हाई कोर्ट्स में रिपोर्टेडली है, मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट वगैरह, इन हाई कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी था। अच्छा, ये मामला बड़ा अहम मामला है और ये केस खारिज हुआ है, लेकिन केस इस वजह से खारिज नहीं हुआ कि इसके मेरिट पे बहस हुई है। ये केस इस वजह से खारिज नहीं हुआ कि ये मेंटेनेबल नहीं था, यानी ये काबिल समाअत नहीं था, बल्कि ये केस इस वजह से खारिज हुआ है कि जिसने दरख्वास्त दायर की थी वज़ीर आज़म साहब की नाअहली की और इमरान ख़ान साहब की नाअहली की, वो उसने दरख्वास्त वापस ले ली है। असल में मामला ये है, ठीक है ना। अब ये मामला है क्या, बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब ये सीता वाइट वाला केस है, नो डाउट ये उनका एक पर्सनल मैटर तो है, लेकिन जब आइन और कानून और आपकी 62 और 63 ये जो शिकें मौजूद हैं, अब इनके होते हुए ये केस बहुत ख़तरनाक है वज़ीर आज़म साहब के लिए। और ये केस सिर्फ ख़तरनाक नहीं बल्कि बहुत हद तक ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि इसमें बाकायदा अमरीकी अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं, इसमें और बहुत बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं। और वो साहब जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी, इस दरख्वास्त में भी उन्होंने बहुत टेंजिबल सबूत लगाए थे। पहले आ जाए ये केस क्या था और किसने किया था। जनाब, नाम है उनका अब्दुल वहाब साहब, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब्दुल वहाब बलोच, ठीक है। अच्छा, अब्दुल वहाब साहब ने ये केस किया था। ये क्यों किया था केस वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब पर? उस वक़्त वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे, बल्कि उस वक़्त वो 2018 का इलेक्शन लड़ रहे थे और NA 53 इस्लामाबाद से उनके मुकाबले में एक शख्स केस अपना इलेक्शन लड़ रहा था और वो था अब्दुल वहाब साहब। और अब्दुल वहाब साहब का ताल्लुक़ उस वक्त जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि चौधरी इफ्तिखार साहब की पार्टी है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो है ना, साहब चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब, उनकी पार्टी है जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। ये उनकी पार्टी के उम्मीदवार थे, ठीक है, उनकी पार्टी के उम्मीदवार थे, उनकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे इस्लामाबाद के NA 53 से, ठीक है। वज़ीर आज़म साहब भी उसी हल्के से लड़ रहे थे, NA 53। अच्छा, अब बात ये है कि उस शख्स ने, अब्दुल वहाब साहब ने, एक दरख्वास्त दायर कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी इनकी इमरान ख़ान साहब की एक बेटी भी हैं जिनका नाम टेरियन वाइट है, वो सीता वाइट से हैं और अमरीकी अदालतों के फ़ैसले भी आ चुके हैं और ये ख़ुद भी मान चुके हैं वगैरह, तो इनको नाअहल करार दिया जाए। और इन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी में उनको डिपेंडेंट के तौर पे शो नहीं किया, अपनी बेटी के तौर पे उनको नहीं दिखाया कागज़ात नामज़दगी में, इस वजह से इमरान ख़ान साहब को नाअहल करार दिया जाए। खैर, उस वक़्त तो ये पहले उन्होंने वो गए जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, वहाँ उनकी सुनवाई नहीं हुई, फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, यहाँ पर भी केस बस ठीक है, दरख्वास्त दायर हो गई, केस जो है ना उसी तरह से रुक गया। वो आपको पता है उस वक़्त तो हवा ही कुछ और थी, उस वक़्त तो बहुत सारे, फिर आपको मालूम तो ये मैं बहस से इधर उधर हो जाऊंगा, लेकिन वो टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा अहम है और इस वजह से इसी टॉपिक पे ही रहना है। तो खैर, इस वजह से ये है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस पड़ा रहा। अब 2 दिन पहले हमने देखा कि जनाब वो केस जो है ना दोबारा समाअत के लिए, अब जब समाअत के लिए दोबारा वो मुकर्रर हुआ वो केस,
वो इसलिए मुकर्रर हुआ कि उन्होंने जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी उन साहब ने, वो अब्दुल वहाब साहब, उन्होंने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी और एक और मुतफरक दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी कि जी मुझे केस वापस लेने दिया जाए। तो अब वो ज़ाहिर है जब खुद मुद्दई ही ये कहे कि जो कंप्लेनेंट हो वही अपनी दरख्वास्त वापस ले ले तो फिर अदालत तो कुछ नहीं कर सकती उन्होंने। अब आप सोच रहे होंगे कि वो दरख्वास्त वापस क्यों ली जनाब वो उन्होंने दरख्वास्त इस वजह से वापस ली कि जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी, उस वक्त तो खैर उन्होंने कोई वोट शोट, मैं वो देख रहा था, कोई 23 के 25 टोटल वोट लिए थे और खैर वो उम्मीदवार तो थे और उनका राइट था कि वो किसी उम्मीदवार पर भी ऑब्जेक्शन कर लेते, लेकिन उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली। अब्दुल वहाब साहब ने इफ्तिखार चौधरी साहब की पार्टी को छोड़ दिया और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ में आए और तहरीक इंसाफ में सिर्फ आए नहीं बल्कि अब उनको रिसेंटली जनाब लगा दिया गया है असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल। जनाब क्या बात है, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कप्तान साहब ने रिश्वत के तौर पे उनको वो किया है, मुबैना रिश्वत दी है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तकरीबन कोई 19-20 ग्रेड की पोस्ट होती है और वो आपको पता है फिर जो है ना वो अपना प्रेरोगेटिव होता है हुकूमत का, जिसको मर्जी लगा दें, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट इस तरह से रूल्स तो है नहीं और ना कोई क्राइटेरिया, हो सकता है कोई क्राइटेरिया भी हो लेकिन उसकी कोई हमने देखा नहीं है कभी कोई एडवर्टीजमेंट आती हो या इस तरह का कोई चक्कर हो, वैसे ही लगा देते हैं। वैसे भी आप अगर अटॉर्नी जनरल की वेबसाइट पे जाएं तो वो आपको एक बड़ी लंबी लिस्ट, पता नहीं सैकड़ों लोग असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल में मिलेंगे और वही जनाब अब्दुल वहाब साहब को भी जो है ना वो इस तरीके से उन्होंने लगा दिया रिसेंटली। अच्छा, अब बात ये है कि अच्छा उसमें ये है कि उसमें हो सकता है अभी तक वो वेबसाइट जो है ना अपडेट ना हुई हो क्योंकि कुछ पोस्टें वेकेंट भी हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब उनको जनाब लगा दिया गया और उन्होंने वो एप्लीकेशन वापस ले ली, लेकिन मसला ये है कि ये इस किस्म की एप्लीकेशंस मुख्तलिफ और भी हाई कोर्ट्स में रिपोर्टेडली हैं, ठीक। अच्छा, मुख्तलिफ लोगों ने की हुई हैं कि जी, अच्छा मुख्तलिफ लोग कहते हैं अपना लीगल फ्रेटर्निटी समेत बहुत सारे लॉयर्स भी, बहुत सारे कानूनदान, जजेस, वकला, बहुत सारे ये रिटायर्ड जजेस वगैरह हैं वो भी और वकला भी, और वो कहते हैं कि ये वो वाला केस नहीं है, बल्कि ख़ुद रिटायर्ड जजेस की क्या बात है, ख़ुद जो है ना चीफ़ जस्टिस रिटायर्ड साबका चीफ़ जस्टिस जनाब अपना इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने ही तो किया था और उन्होंने कहा था कि ये 62-63 पर पूरा नहीं उतरते इमरान खान साहब क्योंकि इनकी एक बेटी है और उनको इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। भाई बात यह है कि अगर कोई इस तरह का चक्कर हुआ है और वो सबको पता है, वो और बंदे का और अल्लाह का मामला है, हो सकता है उसने तौबा ताइब हुआ हो और अल्लाह ने माफ़ कर दिया हो वगैरह, अपने अपने रिवाज, अपने अपने मज़हब, अपने अपने ट्रेडिशंस, अपने अपना सारा उस हवाले से। लेकिन जो आइन और कानून है वो एक ज़ाब्ते के तहत चलता है, उसका अगर 62-63 की शिक है तो फिर तो यही इमरान खान साहब फरमाया करते थे ना कि मेरे मुताबिक, ये इंटरव्यूज़ मौजूद हैं कि मेरे मुताबिक जो है ना 62 और 63 को ख़त्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अब मेरा ख्याल है उनसे कोई इंटरव्यू ले तो वो कहेंगे कि भाई कल की बजाय आज ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि अब उन पे तलवार भी उसी तरह से लटक रही है। अब कहना ये है कि अगर एक ऐसी अनदेखी तनख्वाह और एक ऐसी तनख्वाह जो कि ली ही ना हो, बेटे से ना लेने के जुर्म में, यानी कि तनख्वाह किसी ने तो तनख्वाह ली हो ना, नहीं ख्याली तनख्वाह जो उन्होंने बेटे से लेनी थी लेकिन ली नहीं है, अगर उसकी बुनियाद पे एक 3 दफ़ा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फारिग हो सकता है आर्टिकल 62 के और 63 के तहत, 62 के तहत, तो फिर एक यानी कि उन्होंने कहा कि वो तनख्वाह छुपाई है जो ली ही नहीं थी। तो जिस किसी ने अनदेखी तनख्वाह छुपाई हो और वो अगर 3 दफ़ा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फारिग हो सकता है, तो जिसने जीती जागती बेटी छुपाई हो, वो ज़ाहिरी ना की हो, तो फिर वो नहीं नाअहल हो सकता। वो मामला तो बहुत संगीन है ना, मामला तो ऐसे आम मामला नहीं है। इससे पहले आप ये देख लें कि अमेरिका की अदालत में इसमें दो दफ़ा केसेस दायर हुए हैं। एक दफ़ा केस हुआ था जब सीता वाइट थी।
सीता वाइट, टेरियन वाइट की वालदा हैं और वो फौत हो चुकी हैं, और वो गालिबन 2004 में फौत हो गई थी। और वो जब वो थी सीता वाइट, तो उस वक़्त भी उन्होंने एक केस किया था, और ख़ान साहब गालिबन एक दफ़ा तो पेश भी हुए थे अमरीकी अदालत में, और उन्होंने कहा कि ये बेटी मेरी नहीं है। और फिर उसके बाद जनाब जब उनको कहा गया कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, डीएनए करवाएं, तो फिर ख़ान साहब गायब हो गए, फिर उन्होंने डीएनए नहीं करवाया। अब उसके बाद जनाब दूसरी दफ़ा ये हुआ कि सीता वाइट जब फौत हुई तो उनकी बहन, गालिबन उनका कैरोलिन वाइट नाम है, उन्होंने उस बच्ची की, क्योंकि ये बच्ची इनकी जो तारीख़ पैदाइश अदालत के एक फ़ैसले में लिखी हुई है वो 15 जून 1992 है, तो अब तो वो तकरीबन को 29-30 बरस की खातून हैं, अब तो वो छोटी माइनर नहीं है। तो अब उसमें वो जनाब उसके बाद जब वो उनकी वालदा फौत हुई, एट दैट टाइम शी वाज माइनर, उनकी वालदा फौत हुई थी कोई 2004 में गालिबन, तो ये 1992 की वो थी, तो इस वजह से उस वक़्त वो माइनर थी। तो माइनर का जो है ना मतलब कस्टडी के लिए अप्लाई किया था उनकी खाला ने, और कैरोलिन वाइट ने, उन्होंने कहा कि इसकी कस्टडी मुझे दी जाए। तो वो ज़ाहिर है वहाँ पे आइन और कानून है, अदालत में जाना होता है। और जब फिर वालिद का जिक्र आया तो फिर इमरान खान साहब की बात हुई, तो वो तब भी अदालत ने इनको लिखा था, और ख़ान साहब का, इमरान खान साहब का, कप्तान का एक एफिडेविट, हल्फनामा या आप एक इजाज़तनामा कह लें, वो मौजूद है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये कस्टडी कैरोलिन वाइट को मिल जाती है टेरियन की, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये अच्छा है कि ये कैरोलिन वाइट अगर आपकी बेटी नहीं थी, तो फिर आप कहते हैं कि मेरी तो बेटी नहीं है, कि आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं कि इसकी कस्टडी या इसकी हवालगी जो है ना उसके हवाले कर दी जाए, जिसकी बेटी है उसे पूछ लें। आपने खुद वो इजाज़तनामा दिया, वो हल्फनामा दिया अदालत में कि जी मैं जब होगा तो मैं पेश भी हो जाऊंगा, लेकिन ये मेरी तरफ से भी यही है कि जी आप इसको ना, इसकी कस्टडी जो है ना वो कैरोलिन वाइट को दे दें, और इस हवाले से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इसके पास रहेगी, खाला के पास तो ये बेहतर रहेंगी। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि वही टेरियन वाइट वो रह रही हैं वहाँ पर जमाइमा गोल्डस्मिथ के पास, जो इमरान खान साहब की पहली मिसेज़ थी, और वहाँ पे वो उनके पास रह रही हैं यूके में। अच्छा, उनके साथ जहाँ पे इमरान खान साहब के 2 बेटे भी रह रहे हैं, कासिम और सुलेमान साहब। तो अब उसके बाद जो है ना वो एक दफ़ा हमें याद है कि आप भी अगर गूगल सर्च मारें तो उसमें पता चल जाएगा कि एक मरतबा जमाइमा गोल्डस्मिथ ने गालिबन आज से को 3-4 बरस पहले अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्होंने उनको हैप्पी बर्थडे कहा था, जो टेरियन का बर्थडे आया ना, तो उन्होंने उनको, टेरियन वाइट को हैप्पी बर्थडे कहा, और साथ ये भी लिखा कि ये मेरी स्टेप डॉटर हैं। ये उस वक्त फिर लोगों में बहुत ज़्यादा, कि इसका मतलब ये है कि वो मामला जमाइमा ने भी क्लियर कर दिया कि ये मेरी स्टेप डॉटर हैं, कि ये मेरे शौहर की बेटी हैं, और वहाँ पर वो रह रही हैं। अब मामला इतना, ये सारा बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि इसमें सबूत इतने ज़्यादा हैं और इतने टेंजिबल और सॉलिड सबूत हैं कि अगर ये केस कभी भी खुल जाता है, किसी और हाई कोर्ट में खुल जाता है, या दोबारा ये मामला नहीं है कि इसको तो ये मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पर तो खारिज नहीं हुआ, वो बंदे ने एप्लीकेशन ही खींच ली वापस की जिसने दरख्वास्त दी थी, और वो जनाब वो सुना है कि वो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बन गया है, ग्रेड 20 का उनको जनाब वो एक तरीके से रिश्वत दे दी गई है, और मुबैना तौर पे, और इस तरीके से जो है ना मतलब उनको वो चुप करा दिया गया है और उन्होंने एप्लीकेशन वापस ले ली है। तो अब अगर दोबारा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या किसी और हाई कोर्ट में ये होता है, तो ये मामला बहुत खतरनाक है। ये वो वाली बात नहीं है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जनाब बंदे और अल्लाह का मामला प्राइवेट हिसाब से, जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो फिर आपकी बहुत सारी बातें डिस्कस होती हैं। जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं, जब आप एक गवर्नमेंट एक रियासत का ओहदा आपके पास होता है, तो फिर बहुत सारी बातें आपकी डिस्कस होती हैं। मैं आपको बताऊं ना, एक सिंपल सी बात बता दूं कि आप यकीन कीजिए कि हम ये एक प्रोग्राम करते हैं
सहाफ़ी, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है सारा कुछ। लेकिन जो लोग बहुत सारे आप में से कि कोई कहेंगे कि नकवी साहब आप ये चश्मा बदल दें, कोई कहेंगे कि जनाब नकवी साहब आप ये फ़लाँ कलर इसको छोड़ दें, कोई कहेगा कि जनाब नकवी साहब अब ये कैमरा यूँ नहीं था तो यूँ था, तो कोई कहेगा कि नकवी साहब आप ये जो है ना इसको कलर न करें, वो पहले वाला सिलसिला ठीक था, और कोई कहेगा कि नहीं ये बहुत आपको प्यारी लग रही है दाढ़ी, ये फिर जो है। तो बात ये है कि आपको हक होता है, फिर लोगों को हक होता है, इसमें माइंड नहीं करता। इसमें कोई हमारे बैकग्राउंड पे कोई चीज़ हो रही हो तो मुझे 10 मैसेज आ जाते हैं कि जनाब नकवी साहब ये चीज़ गलत लग रही थी, तो भाई आप लोगों का राइट होता है, उसको मोस्ट वेलकम कहना चाहिए। तो इसी तरीके से कोई पब्लिक फिगर होता है तो उसकी पर्सनल लाइफ तो होती है, लेकिन उस पर्सनल लाइफ के साथ कुछ उसकी आईनी कानूनी लाइफ, उसकी सरकारी लाइफ, वो भी, तो वो उस हवाले से कुछ चीज़ों को आप डिटैच नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को आप अपने साथ से डिलिंक नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऐसा कोई बंदा हो कि जिस हवाले से वो कहे कि जी ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसको आप डिस्कस। अब अच्छा, खान साहब की भी बड़ी अजीब व गरीब सी पर्सनल लाइफ है, वो कहते हैं जी मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस ना करें। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ, जो पहली शादी हो, जो दूसरी शादी हो, जो तीसरी शादी हो, वो खुद ही डिस्कस करते हैं, उनके दोस्त भी डिस्कस करते हैं। वो कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई मैं चाहता हूं कि नया पाकिस्तान बन जाए, इसलिए भी कि आपके लिए भी मैं कह रहा हूं, लेकिन इसलिए भी कि मैं शादी कर लूं, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए, ये याद है ना आपको ना, जब रिहाम खान साहबा से उन्होंने शादी करनी थी। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब वो फरमा रहे थे कि इसलिए भी कि आपके लिए, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं शादी कर लूं, उससे पहले वो कर चुके थे माशाअल्लाह। तो मैं इस पर भी लोगों ने कुछ ने कहा है कि इस पर भी खुद रिहाम खान साहबा की भी ये इस पर टेक है कि जी वो शादी तो पहले कर चुके थे, तो गलत बयानी कर रहे थे। तो बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर आप अपनी पर्सनल चीज़ों को आपने इस तरीके से खुद भी उछाला, आपके दोस्तों ने भी उछाला, आपके वो जो है ना खुद अल्लाह बख्शे नईमुल हक साहब, उन्होंने भी, तो उनकी भी ऑडियो आ चुकी हैं, आपके निकाह खान की भी ऑडियोज आ चुकी हैं, वो भी बहुत सारी हद तक जो है ना ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं। तो ये वो वाली बात है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक आईना दिखा दिया गया है कि ख्याल रखिएगा, ये बहुत ख़तरनाक किस्म की दरखास्तें हैं। ये जब भी कोई दरखास्त खुल गई तो बस फिर उसके बाद मामला ठप है। ये मामलात बहुत सारे हैं। ये और बात है कि उस वक़्त हवाएं ऐसी चल गई थीं, ये और बात है कि फिर उसके बाद ये अगर ये सूरत हाल निकली तो फिर बाब रहमते ने जिनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था वो सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा और बीच चौराहे हंडिया फूट जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।